गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अपन 1 फरवरी से हमारे क्लास 12 के आरबीएसई बोर्ड के इस बार के जो 9 चैप्टर सिलेबस में बचे हैं, सभी के 9 चैप्टर्स का हम 1 घंटे के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करेंगे। आज देखो वो घड़ी आ गई, फरवरी का महीना, प्रेम का महीना, प्यार का महीना। कहते हैं कि इस महीने जिससे भी आप प्रेम करते हो उसको यदि आप शिद्दत से चाहो तो डेफिनेटली आप उसको प्राप्त करके रहते हो। अब इस साल या क्लास 12 के अंदर आपका जो प्रेम हो वो डेफिनेटली क्लास 12 की मार्कशीट से होना चाहिए, और जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है उससे तो बाकायदा मतलब बेइंतहा मोहब्बत आपको होनी चाहिए। ये फरवरी का प्रेम का महीना आपका पूरी तरह से फिजिक्स के साथ मोहब्बत में गुजरे, इसी के लिए आज देखो मैंने ये प्रयास नया स्टार्ट किया है। आज देखना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फिजिक्स क्लास 12 के लिए इस साल यानी 2022 के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लेके चलने वाले हैं। पहला चैप्टर 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर देखो कवर करवा दूंगा। जो भी मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा उन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आपको अवेलेबल होगी। देखो मेरे हाथ में ये वो पूरा पेपर है जो मैं आज आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक ऐसा का ऐसा पेपर आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आपको ये पूरा पेपर डाउनलोड करना है और वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। यहां पर मैं आपको इस पूरे पेपर का देखो सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इतने क्वेश्चन कर लेना। मैं कहता हूं जिसने पूरी साल भी नहीं मेहनत करी, आज 1 फरवरी से यदि वो ये ठान के चलता है कि नहीं भाई इस बार क्लास 12 के अंदर मैं ऐसा प्रदर्शन करूंगा कि जो जिसकी कामना शायद किसी ने भी नहीं की होगी, मैंने खुद भी नहीं की होगी, ऐसा आपको काम करना है आज से। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। मैंने इसमें आपसे जो पहला प्रश्न पूछा है उसमें जस्ट आपको परिभाषित करना है, उनके कोई मात्रक हैं या कोई प्रतीक है तो वो आपको बताने हैं। इसमें मैंने आपसे 3 परिभाषाएं एक तरह से पूछी है, पहली आवेश, दूसरा विद्युत फ्लक्स और तीसरी आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, तीनों की अपन बात करते हैं। अभी देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं आवेश की। बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर अपन बात करें भाई, आवेश जिसको अपन किससे दर्शाते हैं, जिसको अपन कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं या फिर स्मॉल क्यू से भी आप इसको दर्शा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, जिससे भी आप दर्शाना चाहो। क्या होता है आवेश? देखो आवेश के बारे में अपन परिभाषित इसको कैसे करेंगे कि वस्तुओं या पदार्थों का वह गुण जिसके कारण वो दूसरी वस्तु या पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, आवेश कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर बात कर ली अपन ने, है ना। ये है आवेश। आगे एक प्रश्न और आएगा आवेश से संबंधित, उसकी भी अपन बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता वहां पे कि भाई आवेश का मात्रक बता दो, तो आप सभी को पता होना चाहिए आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, जिसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको बातें ध्यान में रखनी है। आगे चलता हूं, विद्युत फ्लक्स। जो दूसरा मैंने आपसे प्रश्न पूछा वो है विद्युत फ्लक्स। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? विद्युत फ्लक्स, इसकी देखो अपन चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? बहुत सिंपल है। हम क्या कहते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई एक बंद पृष्ठ है, कोई एक बंद फ्रेम है, तो हम क्या कहते हैं भाई उस फ्रेम से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, कितनी विद्युत बल रेखाएं एक साथ गुजर रही है। तो ये जो विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है ना, कितनी गुजरी, मान लो 100 गुजरी या मान लो 1000 गुजरी, तो जो संख्या है इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे इसकी? देखना बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर अपन देखो बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी भाषा के अंदर इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग देखो दर्शाते हैं फाई से। ये जो फाई का निशान ना, इससे अपन विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं। अच्छा, इस विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो भी आपको देखो पता होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर देखो होता है समाकलन ई डी एस कोस थीटा। अब देखना क्या है यहाँ पे, ये जो ई है ये तो है वो विद्युत क्षेत्र, ds क्या है? वो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है ना उसका क्षेत्रफल है, यानी जो उसका जितना भी उसने एरिया घेरेगा वो उसका क्षेत्रफल है। और ये कोस थीटा, थीटा क्या है? यहाँ पे जो विद्युत बल रेखाएं हैं और जो आपका पृष्ठ है उनके बीच में बनने वाला कोण, इतना से ध्यान रखना। अब देखना ये तो आपको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा काल्पनिक बंद पृष्ठ, अगर वो पृष्ठ बंद है तब अपन इसके ऊपर देखो एक रिंग बना देते हैं। इस रिंग का मतलब क्या होता है? काल्पनिक जो पृष्ठ है वो कैसा है? बंद है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन आएगा उसके अंदर फिर से अपन इसी फॉर्मूले की देखो बात करेंगे, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेलली बताया। आगे चलते हैं। इसी पहले प्रश्न में जो तीसरी परिभाषा मैंने आपसे पूछी है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है इसकी अपन चर्चा करते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर देखो अपन बात कर रहे हैं इसकी, बहुत ही आसान। किसको कहेंगे? एप्सिलॉन आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने विद्युतशीलता पढ़ी है, आगे चलकर एक बार फिर से अपन कूलाम के नियम की बात करेंगे, फिर से इस विद्युतशीलता की अपन बात करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि आपका बोर्ड ने जो पेपर लॉन्च किया है ना, जो एक तरह से मॉडल पेपर बोर्ड लॉन्च करता है हर साल, तो उसमें पहला प्रश्न इस विद्युतशीलता से संबंधित पूछा है। विद्युतशीलता का जो मात्रक होता है वो आपसे पूछा गया है। देखो प्रश्न कहाँ से उठ के आ रहा है, जो कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसी के अंदर से प्रश्न उठ कर आएंगे। और चिंता मत करो, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा।
आपके 9 दिन के अंदर डेली 1 घंटे आप लोग मुझे इस समय रात को 8 बजे दीजिए और आपका सारा जो सिलेबस है बहुत ही चुटकियों के अंदर आप लोग उसको कवर कर लोगे और बहुत आसानी से आपके अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब देखो आपेक्षिक विद्युतशीलता किसको कहेंगे। देखो हम कहते हैं कि मान लो कोई माध्यम है, उस माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, ठीक है। और अगर वहां पे मान लो कोई माध्यम ही नहीं होता, निर्वात होता, जैसे अपन वायुमंडल से बाहर चले गए पृथ्वी के आगे, तो वहां पे निर्वात है, उस निर्वात की जो विद्युतशीलता है जिसको हम लोग दर्शाते हैं किससे, एप्सिलॉन नॉट से, इनका जो अनुपात है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसी का एक दूसरा नाम परावैद्युतांक। अगर आपसे कोई ये पूछ ले ना परावैद्युतांक, तो ये भी एक ही बात है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक दोनों एक ही चीजें हैं। इसको भी एप्सिलॉन आर से दर्शाते हैं और ये जो फॉर्मूला बनता है ना, ये इसी एप्सिलॉन आर का बनता है। परिभाषा कैसे देंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अच्छा, मैं पिछले वाले के अंदर एक चीज बताने भूल गया, जो आपका विद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक ध्यान रखना, भी इसका मात्रक है वेबर, ठीक है। इसका मात्रक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो आप बताओगे इसका मात्रक होता ही नहीं है, ये मात्रकहीन राशि है। क्यों, एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वही ठीक मात्रक एप्सिलॉन नॉट का होता है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले का मात्रक कट जाएगा, ये मात्रकहीन राशि बन जाएगी, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसकी कोई विमा नहीं होती। अब आपसे जो बोर्ड ने पेपर बना के दिए है आपको मॉडल पेपर, उसमें इसी का जो मात्रक है वो पूछा था, किसका, इसका एप्सिलॉन का या एप्सिलॉन नॉट का, इसका नहीं पूछा, ये तो मात्रकहीन राशि है जिसकी अपन थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चलो मैं अभी बता देता हूं, आपका एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ना, आप लोग पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद में, कूलाम का नियम इसी के अंदर आएगा, उसके अंदर मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। और जो बोर्ड ने आपको पेपर बना के दिया था उसके अंदर ये कुछ इस रूप में था, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन की पावर -1 और मीटर की पावर -2। देखो इन दोनों को ये बट्टा के ऊपर लेके चले गए और कुछ भी नहीं किया। तो देखो प्रश्न यहाँ से तो उठ रहा है, वो जो पहला प्रश्न था ना वो तो हमारा यहीं आ गया, जो बोर्ड ने पेपर बना के दिया उसमें से हमारा एक प्रश्न तो यहीं पे सीधा सीधा आ गया। आगे भी अपन देखो इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको लेके चलता हूँ अगले प्रश्न पे। जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो आपसे पूछा है, स्थिर व गतिशील आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। बहुत ही आसान है, क्लास में न जाने मैंने कितनी बार बच्चों को बता दिया, ये तो सबको आना चाहिए। अगर कोई आवेश गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, हमारा पहला चैप्टर याद करो, अगर कोई आवेश स्थिर है तो वो अपने चारों ओर केवल और केवल एक ही क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और उसका नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर यही आवेश गति करने लग गया, अब गति भी देखो दो प्रकार की हो सकती है। आप बाइक चलाते हो तो बाइक आप दो तरह से चला सकते हो, एक तो कांस्टेंट स्पीड से, मान लो आप 40 की स्पीड से चला रहे हो तो वो 40 की स्पीड लगातार चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई होते हैं धुरंधर साहब, पहले तो 20 पे, उसके बाद उसको ऐसे खींचेंगे सीधी 80 पे लेके जाएंगे। कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारी बाइक जो है ना वो 0 से 3 सेकंड के अंदर 0 से 60 की स्पीड पकड़ लेती है। ये कहते हैं हम तो उनको चैलेंज करेंगे, हम देखेंगे क्या सच में 3 सेकंड के अंदर पकड़ लेती क्या। वो 0 से 80 लेके जाने की कोशिश करते हैं 3 सेकंड में। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए, पीछे बैठने से उनके बचे। हाँ, अगर आप उनमें से हैं तो आप थोड़ा देख लें भी अपना ना सिस्टम। अपन बात करें यहाँ पे, अगर हमारा आवेश दो तरह से गति कर सकता है, अभी भी मैंने आपको बताया कैसे। एक तो नियत वेग से अगर आवेश हमारा गति कर रहा हो, जब भी हमारा आवेश नियत वेग से गति करेगा तो इस कारण जो आवेश के चारों ओर क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, उसमें विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लग जाएगा। लेकिन जैसे 0 से 80 वाले जो बच्चे हैं उनकी तरह आवेश अगर त्वरित गति करने लग जाएगा तो ये आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा, इसी के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न करने लग जाएगा। 8वां चैप्टर हमारा, चूंकि आरबीसी बोर्ड में कोरोना के कारण इस साल कट चुका है, इसको हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हो गया प्रश्न, बहुत आसान सा था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, आवेश संरक्षण से क्या अभिप्राय है। बहुत आसान सी बात है भी, संरक्षण हो रहा है किसी चीज का, इसका मतलब वो वेस्ट नहीं हो रही, यही तो मतलब होगा। अब इसको देखो अपन कैसे समझाएंगे। मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि आवेश संरक्षण से क्या अभिप्राय है, इसको उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत आसान है, उदाहरण कैसे देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई एक निकाय बना रहा हूँ, ये देखो दो वस्तुओं को एक निकाय है, इसके पास मान लिया पहले थे 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 15 थे इसके पास प्रोटॉन, ठीक है, 15 तो प्रोटॉन है और 15 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले के पास मान लो पहले थे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन थे मान लो। तो देखो दोनों जो आपकी वस्तुएं वो उदासीन है, दो वस्तुओं से मिलकर एक निकाय बना। अब मैंने इन दोनों वस्तुओं को आपस में देखो रगड़ा, आपको पता है आवेश अपन कैसे दे सकते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ने से आवेशित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखना अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने दोनों वस्तुओं को रगड़ा तो मैंने क्या देखा कि ये जो वस्तु थी इससे कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, पहले 15 थे, अब मान लो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन ही बचे।
लेकिन जो प्रोटॉन है वो तो उनका तो आदान प्रदान हो नहीं सकता ना, प्रोटॉन तो अभी भी 15 रहेंगे। ऐसे इसके अंदर देखो 10 प्रोटॉन थे तो प्रोटॉन तो ठीक उतने ही 10 के 10 रहेंगे, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले ना वो कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि इस निकाय के अंदर तीसरी कोई वस्तु नहीं थी, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इस वाली वस्तु के ऊपर ही जा पाएंगे, इसके अलावा वो कहीं भी नहीं जा सकते। पहले 10 थे, अब 2 देखो इसमें से कम होंगे तो वो 2 कहाँ आए होंगे, यहाँ आए होंगे, तो अब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। अब सुनना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि घर्षण या रगड़ की प्रक्रिया में आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं, यानी किसी निकाय के अंदर आवेशों का कुल बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जितने आवेश एक वस्तु ने त्यागे ना, ठीक उतने आवेश दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, बीच में कहीं पर भी उनका घाटा, कोई हास, उनकी कमी नहीं होती। इसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसी प्रश्न में देखो मैंने आपसे पूछा है आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अब तो छोटे वाले प्रश्न आपके खूब आएंगे, तो उनके अंदर हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ ले। क्वांटीकरण सिद्धांत का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है ना, वो आवेश के क्वांटा, आवेश का क्वांटा जिसको अपन ई से लिख सकते हैं, ठीक है, इसके हमेशा पूर्ण गुणज के बराबर होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है Q बराबर प्लस माइनस NE। NE का क्या मतलब है, ये तो है एक आवेश का जो क्वांटा है ना उसके ऊपर आवेश। n का मतलब क्या है कि कितने आवेश हैं, ये हमेशा पूर्णांक में होगी। यानी मैं जो n है इसको लिख सकता हूं 1 2 3 4, मैं कभी भी इसको n को 1/2 नहीं लिख सकता, 3/2 नहीं लिख सकता, टुकड़ों में नहीं हो सकता, आवेश पूर्णांक में होगा, ठीक है। तो ये हमारा आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत तो बहुत ही आसान है। आगे बढ़ता हूं आपको लेके, देखो बच्चों हमारा अगला चौथा प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के या विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण लिखो। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये तो मैंने न जाने कितनी बार आपको याद करवा दिया होगा, कितना आसान। देखो मान लो कि कोई आवेशित वस्तु है, तो उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अपन ने बनाई भी कॉपी के अंदर, क्या अपन गुण बताएंगे उनके, अपन बताएंगे कि धनावेश से सदैव बाहर की ओर निकलती है, ऋणावेश की तरफ हमेशा जाके समाप्त होती है। यानी विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, पहला गुण। दूसरा गुण, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो आवेशित वस्तु की सतह से सदैव समकोण बनाते हुए तो निकलती है और समकोण बनाते हुए समाप्त होती है, दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण अपन बताएंगे कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, आसान सी बात है। चौथी प्रॉपर्टी आप यही बता सकते हो कि कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, है ना। ये 4 नियम हो गए अपने। 5वें भी आप बताना चाहो तो उसको याद रख सकते हो, धातुओं के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी या विद्युत बल रेखाएं कभी प्रवेश नहीं करती, इस कारण धातु के अंदर ई वेक्टर का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये बातें अपन ने काफी सारी कर ली नोट्स के अंदर, सारे नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो नए हैं, जो पहले से मेरे से नहीं पढ़े हैं, तो आप वहां से भी नोट्स उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखना 5वां प्रश्न, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, क्या यह सदिश राशि है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो इसकी दिशा और मात्रक भी बता दो। कितना आसान सा प्रश्न है। द्विध्रुव आघूर्ण, देखो अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव होता क्या, थोड़ा सा पहले आपको बता दूं। मान लो यहाँ पे कोई 2 आवेश है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी जो है उसको अपन डी से लिखते हैं या फिर डी को अपन 2a से भी लिखते हैं, तो जनरली अपन 2a को काम में लेते हैं। परिभाषा सुनना, द्विध्रुव होता क्या है कि अति अल्प दूरी पर स्थित, ये जो दूरी है ना d बराबर 2a, बहुत ही छोटी है, अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण, देखो ये भी क्यू है वो भी क्यू है, इसका मतलब अगर एक 2 कूलम का तो दूसरा वाला भी 2 कूलम का होना चाहिए, लेकिन एक माइनस का तो दूसरा प्लस का होना चाहिए। यानी एक अगर -2 कूलम का है तो दूसरा +2 कूलम का होना चाहिए। अब सुनना परिभाषा, अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का जो युग्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अपन से पूछा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इसकी परिभाषा देखना कितनी आसान है। द्विध्रुव के दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण, दोनों प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो, कोई भी ले लो, उसका परिमाण लेना, परिमाण का मतलब उसका मान कितना है, माइनस प्लस से मतलब नहीं होता। किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों के बीच की जो दूरी है 2a, उसका गुणनफल, इसी को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी द्विध्रुव आघूर्ण को मैं देखो दर्शाता हूं हमेशा p से, द्विध्रुव आघूर्ण को अपन p से दर्शाते हैं, तो p बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, 2aq बन गया। दोबारा सुनना परिभाषा को, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी है, इनके गुणनफल को अपन क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा क्या ये सदिश राशि है, हम कहेंगे बिल्कुल ये एक सदिश राशि है। अगर है तो उसकी दिशा बताओ, तो इसकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर। हमेशा ध्यान रखना जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा उल्टी है विद्युत क्षेत्र की दिशा की, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे आपसे पूछा है किसका मात्रक, इसका मात्रक डिबाई होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला 6वां प्रश्न देखना, कूलाम का नियम आवश्यक सूत्र व्युत्कृत कर समझो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस साल के लिए, क्योंकि देखो इस साल आपके
चैप्टर जो है 14 में से अभी आपके पास 9 ही चैप्टर बचे हैं, तो 9 चैप्टर के अंदर बचने का मतलब क्या है कि आपके जो चैप्टर हैं उनके अंदर डीप से आएगा क्वेश्चन, और डीप से आने का मतलब क्या है कि जो गुलाम का नियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था इतने सालों तक, अब इस साल के लिए वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम देखो उस गुलाम के नियम की अभी करते हैं चर्चा। बहुत आसान सा नियम है। देखो क्या कहता है गुलाम भाई साहब, मान लो यहाँ पर कोई एक आवेश है, यहाँ पे मैंने आवेश रख दिया Q1, यहाँ पे कोई एक दूसरा आवेश है जिसका नाम है Q2, दो आवेश हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है वो है r, ये अपन ने मान ली। गुलाम भाई साहब क्या कहते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। गुलाम जी ने कहा कि भाई अगर आप इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल को देखना चाहते हो क्या? हमने कहा हाँ भी बिल्कुल देखना चाहेंगे। कैसे देखोगे? तो हमने कहा भी हमें तो नहीं पता। गुलाम भाई साहब ने कहा अरे गरीबों मैं बताता हूँ तुम लोगों को, देखो तो सही। देखो गुलाम भाई साहब ने कहा कि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है ना आवेशों के बीच में, इन दोनों को गुणा कर दो, यानी Q1 गुणा Q2 कर दो, इसके तो होगा समानुपाती। सिंपल सी बात। दूसरी बात कही कि भाई इनके बीच में दूरी दिख रही है आप लोगों को? हमने कहा दिख रही है। इन्होंने पूछा कितनी? हमने कहा r दिख रही है। तो आप क्या करो कि जो दूरी है ना इसका वर्ग कर दो। हमने कहा ठीक है कर देंगे। इस दूरी को 1 के बट्टा में रख दो। हमने कहा रख देंगे। ये जो आपका बल है ना ये इसके समानुपाती होगा, यानी 1/r² के समानुपाती। दूसरे शब्दों में इसको यूं भी कह सकता हूं कि जो दूरी है इसके वर्ग के क्या होगा, बल व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दो बातें गुलाम भाई साहब ने कही और ये तो भाई साहब चले गए। इन्होंने कहा बस इतना ही बताऊंगा, आगे तुम लोग देख लेना। तो हम तो ठहरे भी होशियार लोग, हम तो भाई कंजूसा करते हैं। तो हमने देखा भाई ये भी f का मान है, ये भी f का मान है, इनको अलग अलग लाइनों में लिखे। एक तो हमारा पेन ज़्यादा चलाना पड़े, दूसरा पन्ना ज़्यादा भरे, और तीसरा रामायण ज़्यादा करनी पड़े। तो हमने क्या किया, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाकर एक ही समीकरण बना दी। देखना कैसे, मैंने लिखा f समानुपाती Q1 Q2 ऊपर आने चाहिए, मैंने ऊपर लिखा इन दोनों को, बट्टा में r² आना चाहिए, लो बट्टा में r² कर दिया। अब आप सभी को पता है, जो जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन सभी को पता है फिजिक्स में जब भी अपन समानुपाती का निशान हटाते हैं तो दो ही चीजें आती है, एक आता है बराबर का निशान और एक आता है नियतांक। तो यहाँ पे देखना बराबर का निशान तो मैं लगा दूंगा, नियतांक यहाँ पर आता है कैपिटल K के रूप में। ठीक है, K क्या है इसकी अपन चर्चा करते हैं अभी। Q1 Q2 बट्टा r², बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। ये है हमारा कूलॉम का नियम। अब यहाँ पर देखना जो नियतांक आया है K, जिसके भी थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था, अभी अपन और डिटेल से चर्चा करेंगे। ये जो K है ना ये एक नियतांक है, समानुपाती नियतांक। इस K का मान देखना कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मान होता है। और अगर आपसे कोई इसकी मैथमेटिकल वैल्यू पूछे तो वो भी आपको पता होनी चाहिए, हालांकि एग्जाम में दी हुई आती है पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी अपन को पता होनी चाहिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब देखना थोड़ी सी देर पहले अपन इस एप्सिलॉन नॉट की बात कर रहे थे, है ना, ये वही आ गया। इसका मान कितना होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आपको ये जो मात्रक है ये इसके जैसा नहीं दिख रहा क्या? यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर बट्टा में ना, यहाँ पे बट्टा के ऊपर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे बट्टा के नीचे आ गया, इतना सा फर्क है। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, ये इंपॉर्टेंट मान है। भी हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले, आपका जो पेपर बोर्ड ने मॉडल पेपर बना के इसमें तो खाली इसका मात्रक पूछा है, हो सकता है कि जो आपका मेन एग्जाम है उसमें इसका मान भी पूछ ले, तो ये मान आपको पक्का पक्का याद होना ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम तो हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखना अगला प्रश्न क्या कहता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान सी बात है भाई। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई एक आवेश है और उसके चारों तरफ बहुत सारे आवेश है, तो उस पर्टिकुलर आवेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है ना वो अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। बस इतनी सी बात है, ये कहलाता है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही आसान सी भाषा के अंदर अपन ने बात कर ली। इसके जो रिटर्न आपको अगर आंसर चाहिए ना तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, और अगर आपके कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी तो भी आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि उन कमेंट्स को मैं रिस्पॉन्ड करूँ और कल वाली जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर आपकी जो भी शंकाएं होंगी उनका समाधान करने की कोशिश करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसके अंदर देखो आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। कितना आसान प्रश्न है। मैं कहता हूँ एक डेरिवेशन है, लेकिन बच्चे जैसा डेरिवेशन है, मतलब हर कोई इसको कर सकता है, आपको समझना पड़ेगा खाली और खाली। बहुत आसान है। देखो इसने बोला है कि द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब क्या है? जिसके अंदर दो आवेश होंगे, अति अल्प दूरी पर होंगे, दोनों आवेशों के परिमाण जो वो समान होंगे लेकिन दिशा विपरीत होगी या प्रकृति विपरीत होगी। मान लेता हूँ एक जो आवेश है वो तो -q है, दूसरा आवेश है +q। दोनों के बीच की जो दूरी है वो अपन जानते हैं बहुत ही अल्प होती है, छोटी सी लेते हैं अपन, जिसको अपन 2a से दर्शाते हैं। ये दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। दोनों का मध्य बिंदु मान लिया मैंने यहाँ पे O है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये मध्य बिंदु है और ये पूरी दूरी 2a है तो ये इतनी दूरी आपकी बन जाएगी a, बची हुई दूरी बन जाएगी a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब प्रश्न में देखो आपसे पूछा है द्विध्रुव की अक्ष पर कोई बिंदु है। अक्ष किसे कहते हैं? देखो आपको समझाता हूँ अक्ष किसे कहते हैं। जो आपके दोनों आवेश है ना इनको मिलाने वाली जो रेखा है
इसके साथ में जो तल है ना, इसके ऊपर जो संपाती तल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इस द्विध्रुव की अक्ष बोलते हैं। अब इसके अक्ष पर मान लो कोई बिंदु है, मान लिया कि इधर की तरफ जाते हुए कोई थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे कोई बिंदु है, ये लो बिंदु P है। इस बिंदु P के ऊपर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E वेक्टर का मान ज्ञात करना है। बिंदु P पे ज्ञात करना है, तो बिंदु P पर इस E का मान ज्ञात करना है। P पर इसलिए मैंने इसके बेस में P लगा दिया, ठीक है। इस EP का मान अपन को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसान है भाई। विद्युत क्षेत्र तो किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेश के कारण उत्पन्न होता है। और यहाँ पर अपने पास दो आवेश है, और दो आवेश है तो दोनों के कारण मिलकर उत्पन्न होगा। अब मिलकर कैसे? देखो, इस -q वाले आवेश के कारण भी इस बिंदु के ऊपर कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और इस +q के कारण भी कोई ना कोई होगी। अपन जानते हैं फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर क्या होता है, kq/r²। ये हमारा देखो फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर बट्टा में जो r² है, r तो होती है वो दूरी, आवेश को उस बिंदु से मिलाने वाली दूरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब देखना इस दूरी है, ये कैसे अपन ज्ञात करें? अपन को इस मध्य बिंदु O से लेके P तक की दूरी देगा अगला देगा अपन को, है ना। ये जो बिंदु O है ना, यहाँ से लेके बिंदु P तक की दूरी तो अपन को अगला दे रहा है कि भाई द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, लेकिन आवेशों से बिंदु P की दूरी तो उसने नहीं दी ना। लेकिन हम लोग इतने होशियार है, शुक्र है भगवान का कि हम लोगों को इतना दिमाग दिया कि हम इस बिंदु जो आपका -q है ना, इससे P की दूरी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो कितना आसान है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बता दी कितनी है, r है। बची यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये तो आपको पता ही है। अभी भी देखो शुरुआत में अपन ने लिखी कितनी, a। यानी अगर मैं इस इतनी दूरी r में ये इतनी सी दूरी a और जोड़ दूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी समूची आ जाएगी मेरे पास। यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो बन जाएगी r+a। ये r+a क्या होगी? इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P से जो दूरी है ना वो आ गई है हमारे पास। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब बात करते हैं भाई, ये जो +q आवेश है इससे इस बिंदु P की दूरी कितनी है, तो अपन बता दें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है साहब, r है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो अपन को नहीं चाहिए वो कितनी है, a है। तो जो जितनी अपन को चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो है, तो इस इतनी में से इतनी घटा देंगे तो हमारे पास ये बची हुई दूरी आ जाएगी जो अपन को चाहिए। यानी ये जो +q आवेश है, इस +q आवेश से हमारे बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, इस पूरी दूरी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक r है, इसमें से ये वाली दूरी a घटा देंगे, यानी r-a। कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है। क्यों जरूरत पड़ रही है इनकी r+a और r-a की? क्योंकि देखो अब अपन इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे, E बराबर कितना होगा, उसमें अपन को बट्टा में दूरी चाहिए ना, तो दूरी पता तो होनी चाहिए भाई पहले कितनी है, तो अपन ने दूरी का पता लगा लिया। अब बात करते हैं इस EP का मान अपन को निकालना। EP क्या है? +q आवेश के कारण विभव और -q आवेश, सॉरी विभव का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं? देखो प्लस वाले कारण तो मैं इसको लिख रहा हूँ E+q से, और दोनों को जोड़ना पड़ेगा इसलिए प्लस का निशान और -q। यानी ये जो आपका +q आवेश है इसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र है, और इसके कारण इस पर कितना विद्युत क्षेत्र आएगा, दोनों को योग के बराबर होगा हमारा कुल विद्युत क्षेत्र बिंदु P के ऊपर। अब इनके मान निकालते हैं, देखो कितना आसान है। मैं कह रहा हूँ सच में बहुत आसान है। EP बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा, kq/r²। k तो एक नियतांक है, अभी भी अपने कूलाम के नियम में बात भी कर ली, और q क्या है, वो आवेश जिसके कारण अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे +q आवेश है ना, तो देखो ये रहा +q आवेश हमारा, तो यहाँ पे लिखता हूँ +q बट्टा में इस +q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी है, देखो नीचे अपन ने लिख रखी r-a है, ये मैंने लिखा r-a। अब फॉर्मूला कहता है इस दूरी का स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। देखो ये लो मैंने लिखा r-a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान है, ये लो प्लस का निशान लिखा। अब E-q के कारण सेम फॉर्मूला अपन को इस -q आवेश के कारण भी लगाना है। देखो लगाते हैं, k तो आएगा ही आएगा, q जो है ना, ये वाला जो q है वो इस -q के कारण क्या बन जाएगा, माइनस है ना, तो आगे इस -q को मैं लिखूंगा तो इसके माइनस के निशान से प्लस का निशान क्या बन गया, गुणा होके माइनस बन गया। कोई दिक्कत नहीं, बट्टा में भाई इस वाले आवेश की इससे दूरी कितनी है, ये रही r+a, और r+a का अपन को करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है इसका कर देना स्क्वायर। यहाँ तक बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। EP बराबर देखना kq तो दोनों के अंदर है कॉमन, बाकी क्या बचा, 1/r-a का स्क्वायर माइनस 1/r+a का स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में शॉर्टकट चलना है, कैसे, अभी याद कर लो। इसका उत्तर क्या आएगा पूरे का, इसको आपको सोल्व नहीं करना, आप एग्जाम में बैठे, इतना टाइम आपको एग्जाम में कोई नहीं देता। आपको इसका जो सॉल्यूशन है ना वो सीधा याद रखना है। मैं कहता हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना कंठस्थ हो जाएगा, कहीं पे नहीं जाएगा। याद रखना क्या आएगा इसका उत्तर, देखना ऊपर तो आएगा 4ar, बट्टा में याद नहीं रखना, रटना नहीं है, नीचे देखना r-a है ना, तो आप लिखना r-a। इसकी स्क्वायर नहीं है, आपको स्क्वायर लगानी है, ठीक है, ब्रैकेट चलाना, यहाँ पे स्क्वायर है ना, इधर देखो इसकी भी स्क्वायर, तो ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, ये इसका मान है, ठीक है। अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे छोटी सी ट्रिक लगा रहा हूँ, वो देखना क्या है। आप 4 को ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 × 2,
कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणा 2 4 ही होता है, कोई दिक्कत है इसमें, कोई वो रॉकेट साइंस है ही नहीं। ईपी बराबर में देखना क्या लिख रहा हूँ, जो ये आपका 4 था ना इसको 2 गुणा 2 में तोड़ा, तो 1 तो 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और के लिख लेता हूँ यहाँ पे, और देखो बच्चा हुआ जो 2 है ना, दूसरा 2 उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, असल में वाकई में गुणा में तो है, तो 2 गुणा 2 बन के फिर से 4 बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस 2 के साथ मैं इस a को भी लिख रहा हूँ, 4a था ना, तो इस 4 को 2 गुणा 2 लिख दिया, 1 2 तो मैंने आगे लिख दिया, अब 1 2 बच रहा है, इसके साथ गुणा में a है, a को लिखा, ये जो q है ना बाहर, इसको भी मैंने इसके साथ में ले लिया, और क्या बच रहा है r। देखो ऊपर वाली सारी चीज़ें हमने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख रहा हूँ अब इसका कारण बताऊंगा। बट्टा में इधर देखना, नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, a क्या है, ये जो दोनों आपके द्विध्रुव के आवेश है इनके बीच की दूरी टोटल है 2a और इसकी आधी दूरी है a। अपन ने द्विध्रुव की परिभाषा में कहा कि ये दूरी बहुत ही अल्प होती है, द्विध्रुव की परिभाषा ये अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी ये जो दूरी है तो बहुत छोटी है, लेकिन इसकी तुलना में ये जो दूरी बिंदु P की है ना r, बहुत बड़ी हो सकती है, यहाँ से कई दूर हो सकता है ये। यानी मैं कहता हूँ एक बड़ी बहुत बड़ी संख्या में से बहुत छोटी सी संख्या आप घटाओगे, इस बड़ी वाली संख्या को न के बराबर फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़े सारे समुद्र में से आप 1 लोटा पानी निकाल लोगे, समुद्र को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक वैसी बात है यहाँ पे। यानी मैं इस a स्क्वायर को न के बराबर मान सकता हूँ, इसको 0 भी मान सकता हूँ, तो यहाँ पे खाली और खाली बचेगा r स्क्वायर। r स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो r की पावर कितना ऊपर, r की पावर आ गया 4, कोई दिक्कत नहीं, आसान सी बात है। अब देखना मैंने ऊपर वाले को ऐसा क्यों लिखा था, इसकी बात करते हैं। अभी थोड़ी सी देर पहले अपन ने एक परिभाषा पढ़ी है द्विध्रुव आघूर्ण की। मैंने कहा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, 2aq होता है। थोड़ी सी देर पहले अपन ने बात करी, क्या 2aq नहीं बन रहा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p, कोई दिक्कत ही नहीं, मैं इसको लिखता हूँ देखो 2kp, r ऊपर है, r की पावर 4 नीचे, एक पावर कम हो जाएगी नीचे, बट्टा क्या बन जाएगा r3। ये लो सर, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला। कितना आसान है, ये परीक्षा में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है, कितने आसान है। अब बताओ यहाँ पे नंबर अगर कोई नहीं लेके आता तो वो उसकी खुद की गलती होती है। मैं कहता हूँ आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, आपको निश्चित तौर पे बहुत शानदार नंबर आएंगे। तो मित्रों अब देखो बात करते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की। जो हमारा आखिरी प्रश्न है वो क्या कहता है, बहुत ही आसान है। गॉस के नियम से आप क्या समझते हैं। पहला तो इसने ये परिभाषा पूछ ली, चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो गॉस ने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के अंदर आपके पास मान लो कोई पृष्ठ है, तो उससे सब जो फ्लक्स का मान है ना वो किसके बराबर होगा कि वो जो आपका पृष्ठ है ना उसके खुद के पास कितने आवेश है वो, और 1/ε0 से गुणा कर देना। इसको परिभाषा सुनना, ऐसे कहेंगे अपन इसको कथन के रूप में कि गॉस के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q तथा 1/ε0 के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, इन दोनों का गुणा जो ना, यानी Q/ε0 में इसको लिख सकता हूँ, ये किसके बराबर है, विद्युत फ्लक्स के बराबर है, इसको अपन फाई से लिखते हैं। ये परिभाषा किसकी है, गॉस की। याद करो इस पेपर का जो पहला प्रश्न था उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अपन फ्लक्स की परिभाषा दोबारा पढ़ेंगे। वहां पर अपन ने लिखी थी फाई बराबर EDS कोस थीटा, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं फाई बराबर Q/ε0। इसका यूज करेंगे। अभी हमारा प्रश्न पूरा नहीं हुआ ना, मैंने कहा लास्ट प्रश्न में इसको यूज करेंगे वहां पे, तो अब देखो अपन इसको यूज करने वाले हैं। आगे प्रश्न कहता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सिद्ध तार के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान है। पेपर को तो देखो रखता हूँ साइड में क्योंकि अंतिम प्रश्न था हमारा, और अपन देखो इसकी चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं कि अगर मान लो कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, तो सीधे तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है ना वो हमेशा तार के लंबवत होती है। यानी जो तार की लंबाई है ना, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई तार है, ऐसे मैंने लगा रखा है, तो विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर की जो दिशा होती है वो इसके लंबवत है, यानी इस तार से 90 डिग्री कोण बनाते हुए होती है। ये बातें अपन को पता है। अब इस प्रश्न को अपन करते हैं। देखो जब भी अपन गॉस के नियम से कोई भी प्रश्न करेंगे तो हमेशा जो भी आपका मान लो कोई तार ले रखा है, आपने मान लो कोई गोला ले रखा है, आपने मान लो कोई चादर ले रखी है, तो अपन क्या करेंगे उसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो अब यहाँ पर चूंकि अपन ने देखो एक तार ले रखा है, अपने पास एक तार है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पे इसीलिए रख रखा था, ये पेन है मेरे पास पारदर्शी, जानबूझ के मैंने इसको ले रखा है, ये इस पेन की रिफिल है। अब मैं चाहता हूं कि इस रिफिल को मैं किसी ऐसे कवर से कवर कर दूं जो इस रिफिल को एकदम बीचों बीच रखे, और इसकी रिफिल से जो है ना परिधि की दूरी, उस पृष्ठ की जो भी जिससे भी मैं इसको ढकूंगा उससे दूरी समान रहे। तो मेरे कौन सा पृष्ठ ध्यान में आता है, मैं कहता हूं भाई ये बेलनाकार पृष्ठ है, ये बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। जैसे मैं इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर इस रिफिल को देखो डालता हूं, तो इस रिफिल को डालने से रिफिल बिल्कुल इसके बीचों बीच है, और जो हमारा पृष्ठ जो अपन ने बाहर से एक आवरण इसके ऊपर लगाया, वो आवरण की दूरी इस रिफिल से हर बिंदु पर क्या है, समान है। यानी एक देखो आपके लिए सीधा एक लंबाई, अनंत लंबाई का जैसे तार है होता है, वैसे आपके पास ये एक रिफिल है, सीधी है एकदम से। इस सीधी रिफिल को ढकने के लिए हमने देखो कैसा एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करी है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये तार है,
तो इस तार को पूरी तरह से ढकना है अपन को, तो अपन क्या करेंगे, एक बेलनाकार काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखो इसके चारों तरफ एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करता हूँ मैं, अलग कलर से इसको करके दिखाता हूँ आपको। एक बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ मैंने ले लिया, ये देखो एक बेलनाकार आकृति का एक पृष्ठ मैंने लिया है, गाउसिया पृष्ठ जिसको मैं बोल रहा हूँ, ये लो, ये कुछ इस प्रकार का है। थोड़ी सी ये लाइन जो है वो टेढ़ी बन रही है, इसको थोड़ा अपन सीधा कर देते हैं जिससे एकदम से सिमेट्री भी अपन को दिखे, ये लो, ठीक है। यानी हमारे पास जो एक तार था, इस तार के चारों तरफ अपन को उसको ढकना था, तो ढकने के लिए अपन ने बेलनाकार गाउसिया पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब देखो आपको पता है कि भाई इस तार से इस परिधि तक की दूरी है तो उसकी होती है त्रिज्या, स्मॉल आर से जिसको अपन लिखते हैं, तो ये तो है इसकी त्रिज्या। हमारी जो तार है इसकी खुद की लंबाई कितनी है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले प्रश्न के अंदर पढ़ा था, एल लंबाई का हमारे पास कोई टुकड़ा अपन ने ले रखा है। वैसे तो अनंत लंबाई का तार है, लेकिन अपन एल लंबाई के टुकड़े के ऊपर विचार कर रहे हैं। अब देखो इस डेरिवेशन को कैसे स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पर अपन लेते हैं 3 छोटे छोटे अल्पांश। कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक ये तो इसकी त्रिज्या होगी, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी त्रिज्या होगी। अपन जानते हैं कि ये जो पूरा पृष्ठ है इसकी अपन एक साथ बात नहीं कर सकते, अपन को छोटे छोटे टुकड़ों में बात करनी होती है। कैसे, देखो मान लो मैं इसमें यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेता हूँ, अल्पांश का मतलब उसका छोटा सा एक अल्प अंश, छोटा सा टुकड़ा। इस टुकड़े को मान लो मैं नाम देता हूँ ds1। क्या नाम दिया, ds1। ये सदिश राशि है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऊपर टुकड़ा लिया जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ds2। ऐसे ही मैं एक यहाँ पर टुकड़ा ले रहा हूँ ds3, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। अच्छा, आपसे अगर मेरा सवाल हो कि मैंने ये 3 टुकड़े अलग अलग जगह पे क्यों लिए, तो आपको यहाँ पे उत्तर हो जाना चाहिए था। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक मार्कर है, बेलनाकार पृष्ठ तो है। बेलनाकार पृष्ठ के अंदर असल में 3 पृष्ठ होते हैं। एक तो जो आपको यहाँ वाला दिख रहा है, इसको अपन बोलते हैं बेलन का वक्रीय पृष्ठ। ऊपर जो यहाँ पे पृष्ठ होता है इसको अपन लोग बोलते हैं बेलन का ऊपर वाला वृत्तीय पृष्ठ। ऐसे नीचे वृत्ताकार पृष्ठ होता है। टोटल 3 पृष्ठ है ना, अपन को तीनों पृष्ठों से एक एक टुकड़ा लेना पड़ता है। नीचे वाले से मैंने टुकड़ा लिया ds1, ऊपर वाले से टुकड़ा लिया ds2, और इधर बीच वाले से अपन ने टुकड़ा लिया छोटा सा जिसको अपन ने नाम क्या दे दिया, ds3 नाम दे दिया। अब देखना, अपन सभी जानते हैं कि भाई किसी तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ई वेक्टर की दिशा होती है, वो हमेशा उस तार की लंबाई की क्या होती है, लंबवत होती है। यानी अगर मैं इस बिंदु पे बात करूँ ना, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा वो ऐसे तार के देखो लंबाई के लंबवत है। इधर ये किसकी दिशा है, ई वेक्टर की, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी ई वेक्टर की दिशा तो भाई तार के लंबवत होगी, यानी ये भी इधर ही होगी। ऐसे ही यहाँ पे इस बिंदु पे भी देखो तार के लंबवत होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी ई वेक्टर की दिशा तो देखो तीनों अल्पांशों के अंदर समान है। इस तार की लंबाई के लंबवत उधर की हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अल्पांश जो अपन ने लिए हैं इनकी दिशा देखना। अल्पांश का मतलब क्या है कि मैंने ऊपर जो वृत्ताकार पृष्ठ है इससे छोटा सा टुकड़ा लिया, यानी इस अल्पांश की दिशा से मेरा मतलब होगा कि ऊपर वाला जो पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ की दिशा किधर है, तो इस पृष्ठ की दिशा तो देखो ऊपर की तरफ होगी। पृष्ठ की दिशा से सीधा मतलब है कि आप उस पृष्ठ के ऊपर एक अभिलंब खींच दो, वो जो अभिलंब है ना वही क्या है, उसकी दिशा होती है। तो देखो इसके ऊपर मैं अभिलंब खींचूंगा तो मुझे ऐसे सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी, और सीधी रेखा तो इसे ऊपर की तरफ आ रही है, यानी इस ऊपर वाले पृष्ठ की दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। ऐसे इस नीचे वाले पृष्ठ की दिशा किधर है, नीचे की तरफ। और ऐसे इस बाहर वाले वक्राकार पृष्ठ की दिशा किधर है, देखो इसके लंबवत, यानी ये भी बाहर की तरफ है। यानी इस वाले पृष्ठ की दिशा तो होगी नीचे की तरफ, यानी जो ds1 वेक्टर है इसकी दिशा तो है नीचे। ऐसी जो ds2 है इसकी दिशा होगी कहाँ पे, ऊपर, ये ds2 वेक्टर की दिशा है। और ये जो आपका वक्राकार पृष्ठ है ना, इसकी दिशा तो इसके लंबवत यानी इधर ही होगी, यानी ये जो दिशा है ds3 की दिशा है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, हमने देखो क्या देखा कि यहाँ पर इस ई वेक्टर और इस ds1 वेक्टर के बीच में कोण बनना 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पे भी इस ई वेक्टर और ds2 वेक्टर के बीच कोण बन रहा है 90 डिग्री का। लेकिन हमारे इस ई वेक्टर और ds3 वेक्टर के बीच में कोण बन रहा है 0 डिग्री का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी देखना अपन क्या करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मुझे इस तार के कारण जो कुल विद्युत फ्लक्स देखना है, तो जो कुल विद्युत फ्लक्स फाई होगा, इसका मान किसके किसके बराबर होगा, भाई ये जो हमारे 3 टुकड़े हैं ना, जो हमारे 3 अल्पांश है, इन्हीं के कारण होगा। याद करो अपने विद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, ये अपनी परिभाषा होती है फ्लक्स के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो ds अल्पांश था वो तो एक ही होता है, हमारे पास तो 3 है ना, तो अपन को इन तीनों के लिए परिभाषा डिफाइन करनी पड़ेगी। कैसे, देखो मैं पहले लिखता हूँ बंद पृष्ठ का समाकलन, ई तो देखो सब में समान है, ई ये तो e1 e2 e3 नहीं है, लेकिन ds जो है ना वो अलग अलग है सबके लिए। तो मैं पहले वाले पृष्ठ ds1 के लिए लिखता हूँ इस फॉर्मूले को, बंद पृष्ठ का समाकलन ई ds1 कोस थीटा प्लस, क्योंकि देखो तीनों के कारण मिला के होगा जो भी कुल होगा हमारा, तो इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए अपन यही परिभाषा लिखते हैं, बंद पृष्ठ का समाकलन ई ds2 कोस थीटा। ठीक इसी तरह से जो हमारा तीसरा वाला पृष्ठ है इसके लिए परिभाषा अपन लिखेंगे ई ds3 कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं, बहुत ही आसान सी बात है। अब देखना,
मुझे आप लोगों ने अभी भी बता दिया कि सर यहाँ पे कोण 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण 90 डिग्री है। कौन से पृष्ठ के लिए? DS1 और DS2 पृष्ठ के लिए। चूंकि पृष्ठ जो हमारा DS1 व DS2 है, इनके लिए थीटा बराबर कितना है? आप लोग सभी जानते हो, अभी भी अपन ने देखा 90 डिग्री। इन दोनों के लिए थीटा 90 डिग्री है। तो आप मुझे बता दो खुल के कि भाई कोस 90 डिग्री की वैल्यू तो साहब कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर ये वैल्यू 0 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ S1 और S2 के लिए, तो देखो ये वाला पूरा पद 0, ये वाला DS2 की वैल्यू 0 रखती, पूरा पद क्या हो गया? 0। सॉरी, कोस थीटा की वैल्यू रखती, पूरा पद हो गया 0। यानी ये वाला पद 0, ये वाला पद 0, खाली कौन सा बचा? ये वाला पद। अच्छा, इसमें भी थीटा का मान अपने पास है क्या? देखो E वेक्टर भी इधर ही, DS3 वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा का मान कितना है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चूंकि DS3 के लिए, जो DS3 के लिए हमारा थीटा है वो कितना है? 0 डिग्री। तो देखो अगर DS3 के लिए थीटा हमारा 0 डिग्री है, तो इससे कोस थीटा की वैल्यू या कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये कोस थीटा की जो वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ 1, तो यहाँ पे बताओ खाली क्या बचेगा? ये फाई बराबर ये 0 खाली ये बचेगा, और ये भी कितना? बंद पृष्ठ का समाकलन EDS3 इतना बचेगा, क्योंकि कोस थीटा का मान तो अपन ने यहाँ पे 1 रख दिया। अच्छा, ये जो समाकलन है, ये देखो ई का तो होना नहीं है, तो ई को तो मैं समाकलन के निशान से निकाल लेता हूँ बाहर। तो मैं लिखता हूँ फाई बराबर, देखो ई तो आ गया बाहर, बंद पृष्ठ का समाकलन DS। अच्छा, DS जो है इसका समाकलन का मतलब क्या है? जो अपन सॉरी DS3, जो DS3 अपने टुकड़ा ले रखा है, उसका समाकलन करने का मतलब क्या है? उस छोटे से अल्पांश के जरिए अपन उस पूरे के पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। तो ये जो अल्पांश था अपने कौन से पृष्ठ का ले रखा था? एक बेलनाकार पृष्ठ का देखो अल्पांश अपन ने ले रखा है। तो बेलनाकार पृष्ठ का जो छोटा सा टुकड़ा, इसका अगर अपन समाकलन कर देते हैं तो उस पूरे बेलनाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। और आप सभी जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrl। L क्या होती है? उसकी ऊंचाई, R होती है उसकी त्रिज्या। तो देखो त्रिज्या तो अपने R ले रखी है, उसकी ऊंचाई अपने L ले रखी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? 2πrl। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यानी जब मैं इसका समाकलन करता हूं तो उसका मान मुझे क्या प्राप्त होता है? E तो अपनी जगह रहता है, इसका मान मुझे प्राप्त हुआ ये 2πrl। सिंपल सी भाषा के अंदर अपन बात करें, कोई दिक्कत नहीं। इसको देता हूँ मैं समीकरण नंबर 1 आ गई थी कि अपनी यहाँ अभी तक? वो देखो ऊपर समीकरण नंबर 1 आ गई थी, इसलिए इसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब याद करो, ये जो प्रश्न है इसकी शुरुआत ही गॉस के नाम से हुई थी, लेकिन अभी तक अपन ने गॉस का नेम तो काम में लिया ही नहीं ना, तो अपन उसको भूल गए थोड़ी? भूले नहीं है, बुलाया गया था, अब अपन उनको बुला के लाते हैं। तो देखो, जब मैं कहता हूँ कि गॉस का जो नियम है वो हमें क्या कहता है? चूंकि गॉस के नियम से तो होता है भाई फाई बराबर, अभी भी अपन ने देखा था Q/ε0। अभी भी अपन ने परिभाषा देखी इसकी। तो समीकरण नंबर 3 नाम देता हूँ। फिर से वही बात, भाई हम तो ठहरे कंजूस लोग, ये भी फाई के बराबर है, ये भी फाई के बराबर है। दो अलग अलग समीकरण क्यों लिखे? जब दोनों का मान ही फाई के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी ये फाई का मान इसके बराबर, ये फाई का मान इसके बराबर, यानी आपस में ये जो दोनों मान है बराबर है। तो मैं कहता हूँ समीकरण 2 और समीकरण 3 की तुलना करने पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं कि भाई आपका E2πrl जो है ना, असल में बराबर है Q/ε0 के। ये निकल गया थे, कोई नई बात इसमें नहीं। अपन को मान किसका निकालना है? देखो चील की नजरें कहां पर है? अपन को इस तार के कारण किसी बिंदु पर P पर, जो कि इसके लंबवत स्थित है R दूरी के ऊपर, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना। प्रश्न ने अपन को यही तो कहा था, वो तीव्रता तो E से लिखते अपन, तो E का मान अपन को निकालना। तो बाकी तो सारे बिन बुलाए मेहमान की तरह, तो इन सबको उधर भेजते हैं। इधर सारे गुणा में है, देखो E के साथ में, तो उधर जाएंगे बट्टा में जाएंगे। देखना, इधर लिखता हूं मैं इनको। तो E बराबर मुझे क्या मिलेगा? इधर पहले से है Q, बट्टा में देखना ये 2π आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ देखो 2π आ गया। ε0 भी बड़ा है, ε0 भी लिखेंगे। अच्छा RL भी तो आएंगे बट्टा में, तो देखो R और L को भी मैं लिख देता हूँ। अब देखना, छोटी सी एक बात करते हैं। Q होता है आवेश, इस तार के ऊपर कितना आवेश है उसकी बात। आप लोग सभी जानते हो कि अगर कोई अनंत लंबाई का तार है, या कितनी भी लंबाई L लंबाई का कोई भी तार है, तो उसके अंदर जो कुल आवेश होते हैं ना, उसका मान होता है ये Q बराबर λL। और देखो नहीं भी पता ना, तो अभी टाइम इतना आपके पास नहीं, आपको सीधा वो याद रखना, Q बराबर λL। तो वो जो λL है Q का मान, वो अपन यहाँ पे रखते हैं। देखो रखा मैंने, E बराबर λL। साथ ही देखना नीचे 2πε0 है। याद करो, अगर कुछ ऐसा बन जाए तो इसको अपन K लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ये तो अपन ने पहले पढ़ रखा है। पाई भी है, ε0 भी, खाली बस यहाँ पे 4 नहीं है। किसकी कमी है? 2 से गुणा करने की कमी है। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं, तो हमारी ये कमी भी क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। मैं ऊपर 2 से गुणा कर रहा हूँ, नीचे 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से 2 गुणा होकर 4 बन गया। पाई ε0 है, R L है, इस L से ऊपर वाले L को मैंने उड़ा दिया। अब देखना 1/4πε0, ये तो क्या बन सकता है? K लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी यहाँ पे आगे मैं लिखता हूँ
E बराबर ऊपर देखो 2 बच रहा है, 2 लिखा, 1/4πε0 क्या बनता है, k बनता है, मैंने इसको k लिख दिया, और क्या बचा, लैम्डा बचा। बट्टा में देखना ये तो सारा इसमें चला गया k के अंदर, l कट गया था, खाली खाली यहाँ पे r बचा, यानी बट्टा r। ये लो सर, ये आ गया अपना उत्तर। कितना आसान सा है, कुछ नहीं करना। एक हमारे पास ये चित्र था, अपन जानते हैं चूंकि तार के कारण लंबवत होती है ये वेक्टर की दिशा, फिर अपन ने 3 अल्पांश लिए और जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा उससे अपन ने शुरू किया। पहले 2 के लिए मान 0 हो गया क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री था, तीसरे के लिए थीटा का मान 0 था तो खाली इसके बराबर रह गया। ds3 का समाकलन अपन करेंगे तो उसका मान तो एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वो आता है, इसको अपन ने गाउस की जो परिभाषा उसके बराबर रख दिया और बराबर रख के हमने निकाले। कितना आसान है। ये आपका पहला चैप्टर, पहले चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपने अगर केवल और केवल ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना तो निस्संदेह आप लोग मान के चलो कि आपका बहुत शानदार जो रिजल्ट है वो रहने वाला है। ठीक इसी प्रकार से अपन अगले वाले चैप्टर्स के लिए डेली 9 दिन मैंने आपके लिए ये दृढ़ निर्णय किया कि 9 लेसन जो आपके 9 दिन के अंदर करवा दूंगा और शानदार तरीके से देखो करवा दूंगा। कल आपको और भी मजा आने वाला है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर मुझे बताना, कल वाली वीडियो के अंदर उनका भी समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं काफ़ी थक चुका, तो धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। जितना हो सके इस वीडियो को देखो दबा के शेयर कर देना, लाइक वाइक जरूर कर देना। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना प्रयास करूँ, छोटा सा आपके लिए ये काम, एक छोटा सा टास्क आपको देता हूँ। और पढ़ना भी, जब मुझे ये पता चलेगा आपका रिजल्ट आने के बाद कि सर आपसे पढ़कर हमारे अच्छे नंबर आए, तो मुझे सच में बहुत अंदर से खुशी होगी। और ये जो खुशी है इसका महत्व आप लोग सभी समझते हैं, आपके घर वाले भी समझते हैं। इसलिए पढ़ाई करें, निरंतर रखें और निस्संदेह होकर निश्चिंत होकर एकदम पढ़ें। धन्यवाद।